एचडी सच्ची कहानियों पर आप सभी का स्वागत है। मेरे दो भाई थे। दो भाइयों में मैं इकलौती बहन थी। माँ बाप मुझे बड़ी नाजों से पाल रहे थे। मेरे घर में मेरे दोनों भाइयों की इच्छा से ज़्यादा मेरे माँ बाप मेरी इच्छा पूरा करते थे। एक भाई मुझसे बड़ा था। मेरा भाई कहता था कि सबसे पहले वो मेरी शादी करेगा, उसके बाद वह अपनी शादी करेगा। लेकिन मेरे माँ बाप ने उसकी एक ना सुनी और सबसे पहले मेरे भाई की शादी कर दी। यूं तो भाभी बहुत अच्छी थी, बड़ी जल्दी उसने अपने परिवार को संभाल लिया था। मेरा छोटा भाई अभी 12वीं क्लास में ही था और मैंने ग्रेजुएशन कर ली थी। अब मेरे लिए भी कोई लड़का ढूंढा जा रहा था, लेकिन मेरे नखरे बहुत ज़्यादा थे। यूं ही मैं किसी को पसंद करने वालों में से नहीं थी, इसलिए मैं अब तक कंवारी थी और अपने आप में मगन रहने वाली लड़की थी। फिर अचानक मेरी तबीयत खराब हो गई। कुछ टाइम के बाद पेट में बहुत अजीब सा दर्द महसूस होने लगा। तब मैंने डॉक्टर को चेकअप करवाया। जान तो तब निकली जब मालूम हुआ मैं पूरे 5 महीने प्रेग्नेंट हूँ। मुझे तो ये भी नहीं मालूम था इस बच्चे का बाप कौन है। कुछ दिनों में ही बदनाम हो गई। घर वालों ने घर से निकाला तो सुनसान सड़क पर बैठकर मैंने सारी रात भगवान से इंसाफ की गुहार लगाती रही और रोती रही। जैसे ही सुबह पूजा आराधना का समय हुआ, मेरे पास 4 लोग। ये था मेरी कहानी का शीर्षक। अब सुनिए पूरी कहानी। मेरे कमरे के बाहर से अजीब तरह की आवाज़ें आ रही थी। आज से पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ था। रात का 2 बजे का टाइम था। उस डर से मेरा दिल बैठा जा रहा था। मैंने अपने कानों पर हाथ रख लिए थे और हनुमान चालीसा पढ़ने लगी थी। ये आवाज़ कोई आदमी की थी, ऐसे जैसे कोई बहुत दर्द में तड़प रहा हो। मेरे दरवाजे पर किसी की आने की आहट होने लगी थी। अब तो मेरा डर और ज़्यादा बढ़ गया था। वह आहट तेज बढ़ने लगी। फिर मेरे भाई की आवाज़ सुनाई दी, दरवाज़ा खोल दे नहीं तो मैं तोड़ दूंगा। मैं तो हैरान रह गई थी कि भाई को इस टाइम क्या हो गया है। मैं हड़बड़ाकर उठी और दरवाज़ा खोल दिया। भाई ने मेरे कमरे में आते ही मेरे मुंह पर थप्पड़ मारना शुरू किया, जबकि मेरी भाभी मुझे बचाने की कोशिश में लगी थी। अभी मैं रो ही रही थी, जबकि पापा तो चुपचाप एक कोने में खड़े थे। भाई कहने लगा, तूने किसको अपने कमरे में बुलाया था? कौन था वह आदमी? क्या हो रहा था यहाँ पर तेरे कमरे में? और मैं रो रही थी। बोली, भाई ऐसी नहीं हूँ मैं। मेरे कमरे में तो कोई नहीं आया था, बल्कि मुझे खुद बाहर आंगन से किसी की कराहने की आवाज़ आ रही थी। मुझे डर भी लग रहा था, तो मैं हनुमान चालीसा पढ़ने लगी थी। भाभी मेरी बात सुनकर हंस दी और बोली, हाँ हाँ, तुम तो बहुत अच्छी और दूध की धुली हुई इंसान हो। तुम तो सुबह सुबह उठकर पूजा करती हो, सूर्य देव को जल अर्पण करती हो। आखिर तुम्हें दरवाज़ा खोलने में इतनी देर क्यों लगी? आज तुमने हमारी इज्जत खाक में मिला दी है। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा था मेरा सगा भाई मुझ पर शक क्यों कर रहा था। मैंने जल्दी से भगवान की मूर्ति को हाथ में रख लिया और बोली, इस भगवान के सामने खड़ी हूँ, झूठ नहीं बोलूंगी। मेरे कमरे में कोई नहीं आया था। इससे पहले कि भाई कुछ और कहता, पापा ने भाई का हाथ पकड़कर उसे कमरे से बाहर निकाल दिया था। पापा और भाई भाभी कहने लगे, जाओ, रात काफ़ी हो गई है, जाकर सो जाओ। लगता है नींद तुम्हारे सर पर चढ़ गई है, जो इस तरह की बेकी बेकी बातें कर रहे हो। भाई और भाभी के जाने के बाद तो मैं मम्मी के गले लगकर फूट फूट कर रो रही थी। मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरा सगा भाई मुझ पर शक करने लगेगा। मम्मी मुझे दिलासे दे रही थी, कहने लगी, तुम अब आराम से सो जाओ, सुबह बात करते हैं। मुझे नींद क्या आनी थी। मैं तो रोती रही। फिर मोबाइल उठाया टाइम देखने के लिए, तो मेरे मोबाइल पर तनवीर के मैसेज देखकर जवाब देने लगी थी। वह भी ऑनलाइन था और हम दोनों आपस में मोबाइल पर चैटिंग करने लगे। मैं तनवीर से मोहब्बत करती थी, उससे कभी कोई बात नहीं छुपाती थी, मगर आज रात का किस्सा उसे चाह कर भी बता नहीं पाई थी कि जब मेरा सगा भाई ही मुझ पर शक कर रहा है तो क्या तनवीर नहीं करेगा। सुबह घर वालों ने रात के टॉपिक पर कोई बात नहीं की थी। भाई तो पूरा दिन घर आया ही नहीं था। रात हुई तो मुझे अपने कमरे में ही सोने से डर लगने लगा था, मगर किसी से अपने डर की बात नहीं कर सकती थी। मैं अपने कमरे में दाखिल होते ही दरवाजे को अंदर से लॉक कर दिया था। तब कहीं जाकर मुझे चैन की सांस आया था। मैंने अपनी सारी जिंदगी शराफत में बिताई थी, कभी किसी की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा था। बात करना तो बहुत दूर की बात थी। तनवीर तो मेरे मोहल्ले का ही लड़का था, हमारे साथ खेल कूद कर जवान हुआ था, इसलिए उसके साथ बात करने में मुझे कभी शर्म महसूस नहीं होती थी। जब किसी तनवीर जैसे मोहब्बत करने वाले के बावजूद भी मैंने उसे भी एक लिमिट में रखा हुआ था। कभी हाथ तक पकड़ने की इजाज़त नहीं दी थी, क्योंकि मैं अपनी इज्जत को मोहब्बत से बढ़कर समझती थी। आज रात मुझे नींद नहीं आ रही थी। बार बार डर महसूस हो रहा था, अगर कोई मेरे कमरे में दाखिल हो गया तो मैं क्या करूँगी। भगवान भगवान करके आंख लगी थी। मुझे फिर से अपने कमरे के बाहर आवाज़ आने लगी थी। एक आदमी था,
जो दर्द से तड़प रहा था, उसकी आवाज़ सुनकर मुझे बहुत अजीब सा डर महसूस होने लगा था। मैंने अपने बिस्तर में ही लेटी रही। थोड़ी देर के बाद मेरे कमरे के दरवाजे पर किसी की आने की आहट हुई थी। मैं जानती थी ये आहट किसकी है और कौन है, बल्कि मेरा ही भाई था और बड़े गुस्से में लग रहा था, बार बार मेरा नाम बुला रहा था। दरवाज़ा खोलो पीहू, नहीं तो मैं दरवाज़ा तोड़ दूंगा। कमरे के अंदर आ गया तो तुम दोनों का मैं वो हाल करूंगा कि तुम उम्र भर याद रखोगी। मुझे आज भाई की आवाज़ सुनकर डर नहीं लगा था, बल्कि मैं खुश हो गई थी कि भाई का शोर सुनकर वह आदमी जो भी कोई था वह भाग गया था। मैंने उठकर दरवाज़ा खोलने की हिम्मत नहीं की थी, क्योंकि मुझे भाई के हाथों से मार खाने का बिल्कुल भी मूड नहीं कर रहा था। भाई चीख रहा था, चिल्ला रहा था। उसकी आवाज़ सुनकर मेरे मम्मी पापा फिर बाहर आ गए थे और फिर उन्होंने भाई को बेइज्जत करके मेरे कमरे के बाहर से भेज दिया था। सुबह हुई तो मैं जैसे ही नाश्ता करने के लिए बाहर निकली, सामने ही भाई बैठा मम्मी के साथ नाश्ता कर रहा था। भाई के चेहरे पर बहुत गुस्सा था। वह कहने लगा, तुम बहरी हो गई हो क्या? कल रात मैंने तुम्हारे कमरे का दरवाज़ा बजाता रह गया था, मगर तुमने दरवाज़ा नहीं खोला तो मैं चुप कर गई थी। भाई कहने लगा, क्या नाम है तुम्हारे आशिक का? तुम अपने ही गली के उस तनवीर को चाहती हो ना? उसको कह दो कि वह शादी की तारीख लेने के लिए अपने माँ बाप को हमारे घर भेज दे। अब इस घर में और ज़्यादा ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। हम लोग इज्जतदार इंसान हैं, कल कला को किसी और को पता चल जाएगा। रात को मेरे घर में कोई आदमी आता जाता है तो मेरी क्या इज्जत रह जाएगी? भाई की बातें सुनकर मेरा दिल तो परेशान हुआ था कि वो मुझ पर किस तरह के इल्ज़ाम लगा रहा था, मगर इस बात की भी खुशी थी कि चलो मेरे तनवीर के रिश्ते के लिए मान तो गया था, क्योंकि हम दोनों को एक होने में सबसे बड़ी रुकावट मेरा भाई ही था। मैं उठकर अपने कमरे में चली गई थी। मैंने जल्दी से तनवीर को कॉल मिलाया था। वह तो परेशान हो गया था, इतनी सुबह सुबह कॉल कैसे कर दिया? सब ठीक तो है ना? मैं बोली, सब ठीक है। मैं तुम्हें एक बहुत अच्छी खुशखबरी सुनाने जा रही हूँ। अच्छा, क्या खबर है? मैंने उसे कहा कि भाई हमारी शादी के लिए मान गया है। तो वह एकदम से डर गया था। वह कहने लगा, ऐसा कैसे मुमकिन हुआ? मैं बोली, बस ये छोड़ो कैसे मुमकिन हुआ और क्यों हुआ, हमारे लिए इतना ही काफ़ी है कि अब हम दोनों एक हो जाएंगे। तनवीर मेरी बात सुनकर बहुत खुश हुआ और कहने लगा, हाँ हाँ ठीक है, मैं आज ही अपनी माँ को तुम्हारे घर भेज देता हूँ। इतना कहकर उसने फ़ोन बंद कर दिया था। अब मुझे दोहरी परेशानी होने लगी थी, कहीं किसी तरह तनवीर और उसके घर वालों को ये बात ना पता चल जाए कि हमारे घर कोई आदमी आता जाता है। फिर मैंने ये सोचकर सर झटक दिया, तनवीर मुझे बहुत प्यार करता है और अगर उसको पता भी चल गया कि ऐसी कोई बात है तो भी वो मुझे ज़रूर अपना लेगा। फिर तो ऐसे ही लगा जैसे मेरे सारे सपने अब धीरे धीरे पूरे होने लगे थे। शाम को तनवीर के मम्मी पापा दोनों मेरा रिश्ता लेने आए थे। पापा ने हाँ कर दी तो साथ ही साथ तनवीर के पापा ने कह दिया, अब हाँ कह दी है तो बच्चों की मंगनी भी कर लेते हैं, कुछ ही दिन के बाद हम शादी भी कर लेंगे। तो मम्मी कहने लगी, जी समधन जी, जैसा आपको अच्छा लगे। तनवीर के पापा कहने लगे कि हम परसों अपने होने वाली बहू को अंगूठी पहनाने के लिए आएंगे। ये बात मेरे लिए बहुत खुशी की थी। सबसे बड़ी बात यह कि मेरी मंगनी तय होने के बाद भी मुझे जो आवाज़ सुनाई देती थी वह भी आनी बंद हो गई थी। मैं बहुत खुश थी और अब तनवीर से सारा सारा दिन फ़ोन पर बातें करती रहती थी। मुझे अब किसी से छुपकर बातें करने की ज़रूरत नहीं थी। आखिरकार वह दिन भी आ गया जब मेरी मंगनी की रस्म हो रहे थे। ये दिन मैंने बड़ी मिन्नतें और प्रार्थनाओं से हासिल की थी। तनवीर से बेइंतहा मोहब्बत करती थी, उसे पाना चाहती थी, वह भी मुझे चाहता था, मगर पड़ोस की कुछ समस्याओं की वजह से हम दोनों के रिश्तों में बहुत रुकावटें थी और आज वह दिन आ गया था। मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरी मंगनी वाले दिन ही मेरी दुनिया उजड़ कर रह जाएगी। तनवीर ने मुझे मंगनी की अंगूठी पहना दी तो हम दोनों एक दूसरे के तरफ देखकर मुस्कुराने लगे थे। एक तनवीर के तरफ से रिश्तेदार में से एक औरत हमारे पास आकर बैठ गई। उसने मुझे भी पैसे दिए और फिर तनवीर को भी, मगर उसने जो परफ्यूम लगाया हुआ था वो मुझे बहुत बुरा लग रहा था। मेरा जी मतलाने लगा था, मगर मैं जल्दी से अपने मुंह पर हाथ रख लिया था। तनवीर ने मेरी तरफ ध्यान दिया और बोला, सब ठीक तो है ना? मैं थोड़ा सा फीका सा मुस्कुराई और बोली, हाँ हाँ सब ठीक है। अभी थोड़ी देर हुआ था कि वहाँ पर खाना खुल गया था। वहाँ से गाजर के हलवे की खुशबू मेरे घर में फैली हुई थी। अब मुझे अपने ऊपर कंट्रोल नहीं हो पा रहा था। मुझे मतली आने लगी थी। मैं मुंह पर हाथ रखकर बाथरूम की तरफ भागी थी, मगर मेरे कर्म फूटे थे। मैं रास्ते में ही बेहोश हो चुकी थी। जब मुझे होश आया तो मैं अस्पताल के बेड पर आंख खोली थी। मेरे पास उस टाइम बस मेरी मम्मी मौजूद थी। मैंने महसूस किया था कि वे रो रो कर उनकी आंखें सुर्ख लाल हो चुकी थी। उनकी यह हालत मुझसे देखी नहीं गई
तो मैंने जल्दी से बोली, मम्मी इसमें रोने की कोई बात नहीं है, देखो मम्मी मैं अब ठीक हो गई हूँ। जब मैंने ऐसे कहा तो मेरी बात सुनकर वह और ज़्यादा रोने लगी थी। वह कहने लगी, बेटा आखिरकार तुम्हारी तनवीर की मोहब्बत जीत गई थी और तुम दोनों का रिश्ता भी पक्का हो गया था। हम लोग तुम्हारी शादी के लिए मान गए थे, तो फिर इतनी जल्दीबाजी किस चीज़ की थी? तुम माँ बनने वाली हो, उसके बारे में तनवीर को पता है क्या? ये बात सुनकर तो मुझ पर जैसे बिजली सी गिरी थी। मैं बोली, आप ये क्या कह रही हैं? मैं और तनवीर से तो कभी भी अकेले नहीं मिली, आप ये क्या कह रही हैं? तो मम्मी कहने लगी, मैंने तो नहीं कहा, डॉक्टर ने रिपोर्ट दिखाई है, अब तुम 100 पर्दे डालो, जो भी कहो। ये पूरे खानदान में बात खुलकर सामने आ गई है। अभी मम्मी मेरे साथ यही बातें कर रही थी कि तनवीर भी आ गया था, उसका चेहरा भी उतरा हुआ था। अभी मम्मी मेरे साथ यही बातें कर रही थी, तनवीर भी आ गया था, उसका चेहरा भी उतरा हुआ था। वह कहने लगा, पीहू ये सब क्या है? मैं बोली, तनवीर देखो यहाँ की रिपोर्ट गलत आई है, डॉक्टर ने कहा है कि मैं माँ बनने वाली हूँ। आप मुझे दूसरे अस्पताल लेकर चलो, मुझे नहीं रहना यहाँ पर। उन लोगों का तो दिमाग खराब हो गया है, एक कुंवारी लड़की पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। तनवीर की आंखों में तकलीफ साफ दिखाई दे रही थी। वह कहने लगा, तुम्हें दुनिया के किसी भी अस्पताल में ले जाऊंगा, लेकिन मुझे ये बता दो ये खबर झूठी है ना, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। मैं बोली, तनवीर कैसी बात कर रहे हो, क्या आपको मुझ पर यकीन नहीं है? वह कहने लगा, तुम पर तो मुझे अपने जान से भी ज़्यादा भरोसा है। फिर मम्मी से बात किया और कहने लगा, आंटी आप भी उठो, हम दोनों मिलकर पीहू को किसी दूसरे अस्पताल लेकर चलते हैं। मम्मी ने मायूसी से मुझे देखा था, कहने लगी, ठीक है एक बार फिर भी तसल्ली कर लो। अब मैं और तनवीर मम्मी के साथ दूसरे अस्पताल जा रहे थे। सारा रास्ता चुप्पी से काटा था, कोई भी बात करने के हालत में नहीं था। भगवान भगवान करके अस्पताल आ गया था। मुझे इमरजेंसी में चेकअप करवाया गया था। डॉक्टर ने मेरा अल्ट्रासाउंड किया। वह कहने लगी, आपकी प्रेगनेंसी को 1 महीना हो चुका है। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। अब मुझे ऐसा लगा था कि मेरा दिल फट जाएगा, मैं चीखने लगी थी। मैं बोली, ये क्या बकवास लगाई हुई है, प्रेग्नेंट प्रेग्नेंट? मैंने कितनी बार कहा है कि मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ। मैंने किसी के साथ रात नहीं बिताई, ना ही मेरा किसी के साथ संबंध है। मैं बिल्कुल साफ सुथरी लड़की हूँ। मैं बोली, भगवान के लिए तनवीर तुम मेरी बात पर यकीन करो, ये सब दुनिया वाले झूठ कहते हैं, मैं तो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी हूँ। तनवीर मेरी आंखों में देखा और कहने लगा, तुम मेरे सामने जो साफ सुथरी होने का ढोंग रचा रही हो ना, और मेरे साथ आंख मिचौली खेल रही हो ना, बस ये सब ड्रामा अब छोड़ दो। ये सब तुम किसी और के साथ कर सकती थी, तो मेरे साथ क्यों नहीं? अब तुम मुझसे प्यार करती ही नहीं तो यहाँ रहकर क्या करना है? मम्मी की आंखों में आंसू आ गए थे। मम्मी पापा और दोनों भाई अब मुझसे दूर दूर रहने लगे थे और नज़रें झुकाए रहते थे, जबकि भाई तो मेरी जान का दुश्मन बन गया था। वह उठते बैठते यही कहता था, मैं ना कहता था मुझे इसके कमरे से आदमी की आवाज़ आती थी, लेकिन आप लोग तो मेरी बात मानने को तैयार ही नहीं थे। अब इस बेशरम और बेहया को कह दीजिए अपने मोहब्बत को बुला ले और उसके साथ शादी कर ले, हम तो पूरी दुनिया में बदनाम हो गए। तभी भाभी आगे बढ़कर कहने लगी, मेरा दिल पीहू के लिए फिक्रमंद है। उसने जिस लड़के के साथ मोहब्बत की है वह तो उसको छोड़कर चला गया, अब उसको कौन अपनाएगा? पीहू ये भी नहीं बताती कि उसका मुजरिम कौन है। आखिर हम उसके लिए क्या कर सकते हैं? मैं चुपचाप उनकी बातें सुनती रही। मेरी मम्मी रोने लगी तो भाभी उठकर मम्मी के पास चली आई थी। वह कहने लगी, सासू माँ आप बिल्कुल भी दिल छोटा ना करें। मैं जब से ब्याह कर इस घर में आई हूँ मैंने पीहू को कोई बुराई नहीं देखी है। एक अच्छी शरीफ लड़की है, पता नहीं किसने इस बेचारी को पहला फुसला कर इसके साथ कुकर्म कर गया है, लेकिन मुझे यकीन है पीहू कोई ऐसी गलती नहीं करेगी। अगर आप लोग इजाज़त दें तो मैं पीहू के रिश्ते की बात अपने भाई के साथ करवा देती हूँ। वैसे भी वो हिंदुस्तान आने वाला है, हफ्ता 10 दिन के बाद कनाडा से आ जाएगा। मेरी मम्मी तो वैसे भी इसकी शादियों की तैयारियों में लगी हुई है, उसके लिए लड़की तलाश कर रही हैं। कोई अच्छी लड़की मिलते ही रिश्ता पक्का कर देंगी। और हमारी पीहू क्या किसी से कम है? भाभी की ये बात सुनकर मेरे घर में सभी दंग रह गए थे। तो माँ कहने लगी, ममता तुम आंखों देखी मक्खी कैसे निगल सकती हो? तुम्हें पता है हमारी बेटी ने पाप किया है, फिर तुम उसकी शादी अपने कुंवारे भाई के साथ कैसे करवाने पर राजी हो गई हो? भाभी कहने लगी, माँ जी मैं इस घर की बहू हूँ, मैं आप लोगों की परेशानी को बखूबी समझती हूँ। और फिर मेरा पति भी दिन रात इस परेशानी में घुलता रहता है। मैं अपने भाई से बात करूंगी, अगर वह इससे रिश्ते के लिए राजी हो जाएगा तो मैं कह दूंगी कि शादी कर ले। आपको तो पता ही है शायद वह इस बात के लिए राजी भी हो जाएगा। उसको पीहू अच्छी लगती थी। मम्मी झट से बोली, हाँ हाँ तुम बात करो फिर हमें बताना। ये बात फिर आई गई हो गई थी, जबकि मैं उसके बारे में सोचती रह गई थी।
अगर मम्मी मेरी शादी भाभी के भाई से कराने पर राजी हो गई तो मैं उस आदमी के साथ कैसे ज़िंदगी बिताऊंगी, क्योंकि मैंने उसको कई बार धुतकारा था। भाभी का भाई बंटी मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं था, जबकि मुझे तो अच्छा भी नहीं लगता था। बल्कि यूं तो मुझे दुनिया का कोई भी लड़का अच्छा नहीं लगता था सिवाय तनवीर के। मैंने बंटी को कह दिया था कि मैं किसी और लड़के से प्यार करती हूँ, इसलिए तुम्हारी नहीं हो सकती। 2-3 दिन के बाद मम्मी ने भाभी से पूछा कि बताओ तुमने अपने घर में बात की? तो भाभी कहने लगी जी मैंने मम्मी से बात की थी। मम्मी ने कहा अगर बंटी मान जाए तो हमें कोई ऐतराज़ नहीं, लेकिन मैं उसका इंतज़ार कर रही हूँ। जब वह हिंदुस्तान आएगा तभी उससे बात करूँगी। फ़ोन पर बात समझ नहीं पाएगा, आप फिक्र ना करें, 3-4 दिन में वो वापस आ जाएगा। फिर कुछ दिनों के बाद भाभी मम्मी से कहने लगी मेरा भाई कनाडा से पूरे 2 साल के बाद वापस आया है और मैं उससे मिलने के लिए अपने घर जा रही हूँ और रिश्ते की बात भी करूँगी। मम्मी ने कहा हाँ हाँ ठीक है, तुम जाओ और ध्यान रखना तुम अपने भाई पर किसी तरह की जोर ज़बरदस्ती मत करना, क्योंकि ज़बरदस्ती के जोड़े हुए रिश्तों में मिठास नहीं होता और वे जल्दी टूटकर बिखर जाता है। इधर मेरी प्रेगनेंसी की बात पूरे रिश्तेदार में फैल चुकी थी। हर कोई मुझ पर ताने कस रहा था, हर तरफ मेरी बदनामी हो गई थी, जबकि मैं अपनी ज़िंदगी से ही तंग आ चुकी थी। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा था कि मैंने जिस इंसान से इतना मोहब्बत किया वो मुझे छोड़ गया था। लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे। भाभी 2 दिन बाद अपने मायके रहकर आई थी, तीसरे दिन अब वापस आई तो बहुत खुश थी। वह कहने लगी सासू माँ, बंटी कहता है कि मैं पीहू से ज़रूर शादी करूँगा। आप यकीन मानो मैंने ऐसा करने के लिए उसे मजबूर नहीं किया। मैंने तो उसके सामने सारी हकीकत बता दी तो वो कहने लगा कि तुम मेरा रिश्ता मांग कर देखो, अगर वह लोग देते हैं तो पीहू से शादी जरूर करूँगा। ये बात सुनकर तो मेरी आंखों में आंसू ही आ गए थे। क्या कोई इतना भी अच्छा हो सकता है? क्या कोई किसी से इस तरह भी मोहब्बत कर सकता है? अब ये तो साबित हुआ तनवीर की मोहब्बत झूठी थी, जबकि बंटी मेरे इसके इम्तिहान में पास हो गया था। जब मुझे पूरी दुनिया धुतकार रही थी तो मुझे बंटी ने अपनाने का फैसला किया था। वे लोग मेरा रिश्ता लेने आए, मम्मी ने हामी भर ली और 1 हफ्ते के अंदर अंदर बंटी की दुल्हन बनकर उसके घर चली गई थी। मैं बंटी के कमरे में बैठी हुई थी, सेज सजी हुई थी, जबकि मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। मैंने तो अपने सपने में भी नहीं सोचा था कि मुझ पर कभी ऐसा दिन भी आएगा। मैं तनवीर की दुल्हन बनने के सपने सजा रही थी और कहाँ अब मेरी शादी बंटी से हो गई थी। थोड़ी देर के बाद बंटी कमरे में दाखिल हो गया था। उसने मेरी आंखों में नमी महसूस कर ली थी। बंटी बेड पर आकर बैठ गया। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया था, धीरे धीरे मेरे हाथ को सहलाने लगा और बोला पीहू, मुझे पता है कि तुम आज के दिन बहुत परेशान हो। तुमने हमेशा से सोचा था तुम तनवीर की दुल्हन बनोगी, मगर किस्मत तुम्हें यहाँ ले आई है। तुम दिल छोटा मत करो, देखो जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। हो सकता है तनवीर एक अच्छा आदमी साबित ना होता, जबकि मैं तुम्हें इस बात की गारंटी दूंगा कि मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा, हर रास्ते में तुम्हारा ख्याल रखूंगा। तुम्हें फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। बंटी की बातें सुनकर मेरा दिल और मजबूत हुआ था। बंटी सच में एक अच्छा इंसान साबित हुआ था। सारा दिन मेरा ख्याल रखता था, वह मेरे लिए तरह तरह के खाने लेकर आता था। इस हालत में तुम्हारा पेट भरकर खाना बहुत ज़रूरी है। तो मैं हैरान हो जाती। फिर एक दिन उससे पूछ ही लिया कि बंटी, तुम एक ऐसी औलाद के लिए जिसके बाप के बारे में मुझे भी नहीं मालूम, तो तुम इतना ख्याल कैसे रख सकते हो? तो बंटी कहने लगा कि तुमसे जुड़ी हर चीज़ से मुझे मोहब्बत हो गई है। मुझे इस बच्चे के बाप से कोई मतलब नहीं है, मेरे लिए इतना ही बहुत है। ये तुम्हारे तन से जन्म लेगा। उसकी बातें सुनकर मैं हैरान रह जाती थी। खैर शादी को 1 महीना बीता तो बंटी ने कहा कि वह दूसरे शहर काम के सिलसिले में जा रहा है। उसने मुझे खास समझाया था कि मैं अपना बहुत ख्याल रखूं। बंटी चला गया तो मैं भी अपने कमरे में आकर लेट गई थी। रात का टाइम था, हर तरफ अंधेरा फैला हुआ था। तब मेरे कमरे के दरवाजे पर किसी की आने की आहट हुई तो मैं बोली कौन है? मेरी सास कहने लगी बहुत ज़्यादा गजब हो गया, जल्दी दरवाज़ा खोलो। मैं हैरान हुई, वह इस वक्त क्यों आई है? मैंने दरवाज़ा खोला तो देखा मेरी सास के चेहरे पर बहुत गुस्सा था। वह कहने लगी इधर आओ मेरे साथ। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे अपने घर के दरवाजे से बाहर फेंक दिया था। वह कहने लगी मेरा बेटा तो पागल हो गया है, जो तुम जैसी बेहया और गंदी औरत से शादी कर बैठा है। हमें तो नहीं पता तुम्हारे पेट में पलने वाले बच्चे का बाप कौन है। और बड़ी आई तुम इस घर में ऐश आराम करने वाली। निकल जाओ इस घर से। सुबह जब तुम्हारा पति वापस आएगा तो मैं कह दूंगी अपने किसी आशिक के साथ भाग गई है। ये बात सुनकर तो मैं दंग रह गई थी। मेरी सास ने मुझे घर से बाहर निकालकर अंदर से दरवाज़ा लगा लिया था। मैं बहुत डरी हुई थी। आसपास कुत्ते की भौंकने की आवाज़ आ रही थी। मैं अपने घर से जरा दूर जाकर बैठी थी और भगवान से प्रार्थना कर रही थी।
भगवान मुझे इंसाफ दे, मुझे पता चल जाए कि मेरे साथ किसने ये सब पाप किया है। मेरी सारी रात भगवान से प्रार्थनाओं में बीती थी। सुबह जब पूजा आराधना का टाइम हो गया, जब मेरे पास अचानक से 4 लोग आकर खड़े हो गए थे। जब मैंने सर उठाकर देखा तो वह कोई और नहीं बल्कि मेरे सास, ससुर, पति और नंद थी। मेरे पति ने मेरा हाथ पकड़ा और कहने लगा, उठ जाओ और घर चलो। मैं रोने लग गई थी और बोली कि बंटी, तुम्हारी मम्मी ने मुझे घर से निकाल दिया। तो बंटी कहने लगा, हाँ हाँ तुम फिक्र ना करो, मुझे पता चला है, आज मम्मी को सारी हकीकत बता दूंगा, तुम आओ मेरे साथ। बंटी ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे घर में ले गया था। तब बंटी कहने लगा, मम्मी आप फिक्र ना करें, आज मैं सब हकीकत आप लोगों को बता दूंगा। पीहू के पेट में पलने वाला बच्चे का बाप कौन है और पीहू जिसके बच्चे की माँ बनने वाली है वह कोई और नहीं बल्कि मैं ही हूँ। ये बात सुनकर मैं बिल्कुल सुन्न रह गई थी। तब मेरी भाभी कहने लगी, मम्मी ऐसा ही है, आपको तो पता है कि बंटी पीहू से किस तरह मोहब्बत करता था और पीहू उसको घास भी नहीं डालती थी। बंटी ने मुझे एक बार फ़ोन पर कहा था कि अगर मुझे पीहू ना मिली तो मैं खुदकुशी कर लूँगा। तो मैंने कहा कि तुम खुद को नुकसान मत पहुँचाओ, हम कोई तरकीब लगाते हैं। तो हम दोनों इस फैसले पर पहुँचे थे, मैं हर रात अपने पति और नंद को नींद की गोलियाँ खिलाकर सुला दिया करूँगी और फिर बंटी मेरी नंद के पास चला जाया करेगा। मुझे पता है ये सब गलत है, ये एक पाप है, लेकिन वो कहते हैं ना कि मोहब्बत और जंग में सब कुछ जायज़ है। मुझे मालूम हो गया पीहू अब माँ बनने वाली है। तो मैंने बंटी से कहा कि तुम हर रोज़ उसके दरवाजे के पास आकर रोना शुरू कर देना, इस तरह उसके भाई को शक हो जाएगा और ये समझ जाएगा कि मेरी बहन गलत है। अब मैं अपनी नंद और पति को नींद की दवाइयाँ देना बंद कर दी थी और बंटी हमारे घर आकर शोर करने लगा था। इस तरह पीहू के भाई को पता चल गया कि मेरी बहन ही खराब है और फिर यही हुआ। पीहू की मंगनी के दिन भी आ गए थे, उसके प्रेगनेंसी का भी राज खुल गया था। मम्मी आप पीहू को घर से मत निकालो क्योंकि उसके पेट में आपका ही पोता है। ये सब बातें सुनकर मुझे तो यकीन नहीं आ रहा था किस तरह घटिया हरकत की थी मेरे पति और भाभी ने। मैं कुछ कहे बिना उठकर अपने कमरे में आ गई थी। पीछे ही बंटी भी आ गया था। वह कहने लगा, देखो मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, तुम्हारे खातिर सब कुछ करने को तैयार हूँ। मैं बोली, आज तुमने मुझे अपना असली रूप दिखाया है। तुम दोनों भाई बहन तो किसी दरिंदे से भी ज़्यादा खतरनाक हो। तुमने मेरी इज्जत खराब की, मुझे बदनाम किया, मुझसे मेरी मोहब्बत छीन ली, मुझे सबकी नज़रों में गिरा दिया। अगर तुम इसे मोहब्बत कहते हो तो मैं ऐसी मोहब्बत पर थूकती हूँ। ये बात सुनकर बंटी के चेहरे की रंगत बदल गई थी। वह कमरे से बाहर निकल गया तो मैं चुपचाप अपनी माँ के घर आ गई थी। मैंने सारी हकीकत अपने घर वालों को बता दी। भाई भी हैरान था। वह बोला, जो औरत मुझे नींद की दवा खिलाकर ये सब कर सकती है, न जाने वे और क्या क्या करती होगी। इतना कहकर मेरे भाई ने भी भाभी को डिवोर्स देने की धमकी देकर घर से बाहर निकाल दिया था और कहा, अब मुझसे तुम कोर्ट में मिलना। बंटी मेरे घर आया था, उसने मेरे पांव पकड़ लिए थे। वह मुझे साथ चलने को कह रहा था मगर मुझे उससे बहुत नफरत हो चुकी थी। मैं उसकी शक्ल देखने को भी तैयार नहीं थी। मैं उसे बहुत नफरत करती थी, उसकी शक्ल देखने को भी तैयार नहीं थी। मुझे अब आप लोग बताइए, ऐसी हालत में मुझे कौन सहारा देगा और मुझे क्या करना चाहिए। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं हम अपनी कल की एक नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों।